अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफ़े मारगला। वीकेंड का आज दूसरा रोज़ है और मेरे ख्याल से संडे लोगों का थोड़ा सा बिजी होता है। लगता है ऐसा ये है कि शायद आज के दिन आप रेस्ट करेंगे, कोई काम नहीं होगा, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे हमेशा से कहती हूँ कि आज ही का दिन वो दिन होता है कि जब आपने आने वाले अपने 5 से 6 दिन प्लान करने होते हैं कि आपने इस हफ्ते में घर का सारा ग्रॉसरी कंप्लीट करके रखनी है। अच्छा, कोई अगर एक्स्ट्रा बिल्स वगैरह आ गए तो उन ड्यूज़ को कैसे क्लियर करना है। कुछ फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो शाम में हम अमूमन देखते हैं कि डिनर्स जो हैं वो रखे जाते हैं या फिर हाई टीज़ जो हैं वो घर में रखी जाती हैं और फिर ख़वातीन जो उनका सारे का सारा दिन किचन में ऑलमोस्ट गुजर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़न लवर होते हैं तो वो अपनी बेगमात को कहते हैं कि आप खाना पकाना छोड़ें, आज हम बाहर जाएंगे और बाहर चल के खा पी कर आएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अच्छी मूवीज़ के शौकीन होते हैं और घर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज हम मूवी का प्लान करेंगे। तो किसी न किसी घर में कुछ इस तरह की फेस्टिविटी चल रही होगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। किसी के घर में मामलात मुख्तलिफ होंगे क्योंकि शादियों का सीज़न है तो लोग इस वक्त शादियों की खरीदारी में भी खासे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब हम शादियों के सीज़न की बात करते हैं ना तो उसमें हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो शादियाँ हो ही रही हैं लेकिन ओवरसीज़ जो फैमिली होती हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं और फिर वो अपने पाकिस्तानियों को बड़ा मिस करते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उन इवेंट्स को ना एंजॉय कर सकते हैं ना उसमें शिरकत इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों को वहाँ पर बुलाना। आज बड़े इंटरेस्टिंग से बड़े मज़ेदार से एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरेस्टिंग मैं उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोज़ उनकी देखी हैं दिल दिल पाकिस्तान को परफॉर्म करते हुए। को कि ये गाना उन्होंने नहीं गाया लेकिन उनकी शख्सियत की एक ऐसी खासियत है कि जब वो किसी महफिल में मौजूद होते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हो तो वो अपने गिटार को बजाकर दिल दिल पाकिस्तान परफॉर्म करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत बात जो उनकी पर्सनैलिटी की है, पाकिस्तान में ना वो पले बड़े हैं ना पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ उस तरह से कि वो उनका अपना मुल्क हो, लेकिन फिर भी एक इंसानियत का जज्बा उनके अंदर ऐसा है जो कि उन्हें पाकिस्तान बुलाकर यहाँ लाकर न सिर्फ वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं बल्कि गरीब और मुस्तहिक आवाम की खिदमत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अब तक की अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाली गरीब और मुस्तहिक आवाम की खिदमत में वक्फ कर दी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बेड़ा उन्होंने उस वक्त उठाया कि जब हमने देखा कि 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो उस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन खासी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पाकिस्तान ही नहीं, समुद्री तूफ़ान कैटरीना और श्रीलंका में सुनामी समेत दुनिया में मुख्तलिफ कुदरती आफात के मौके पर उन्होंने खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है ना सिर्फ वो महसूस किया बल्कि उस जज्बे को अमली सूरत में हमें कर कर भी दिखाया। थोड़े से लोगों को शायद आइडिया हो चुका होगा क्योंकि इतना मैं कुछ उनके बारे में बता रही हूँ। टॉर्चे उनका नाम है। सो टॉर्चे सिर्फ एक मैं ये कहूँगी कि एक एनजीओ को ही नहीं चला रहे हैं बल्कि मैं कहूँगी कि बड़ा प्यारा गाते भी हैं। तो जब हम उनसे मिले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया और पाकिस्तान के लोगों की मदद भी की। तो मेरे ख्याल से बग़ैर कोई तमहीद बांधे, ठीक है, और इस चीज़ को ड्राई किए बगैर वी वेलकम टॉर्चे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू टॉट? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अरे जबरदस्त। ये देखिए, अच्छा मैंने वैसे टॉर्चे से पूछा था कि आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो उन्होंने एक तो बैकग्राउंड बड़ा अच्छा मुझे बताया, दूसरे का कि जरा आप थोड़ा टॉर्चे कितनी समझ थोड़ा कितनी उर्दू आती है? Well, I just really know a lot of the keywords like zabardast, okay, खूबसूरत, बेहतरीन, मज़ेदार. When we use खूबसूरत, I use khubsurat when I see the children in the villages and the places that we serve, because the children of Pakistan are truly beautiful creatures of God, and the people are beautiful. The mountains are beautiful. The plains, the country of Pakistan is such a beautiful nation in every way. So khubsurat is definitely the word. And what about zabardast? Zabardast is, I say that anytime, I see something that is fantastic or great, I just love that word. So I've become kind of famous in people that know me, that when I'm happy about something or something good is going on, or I get good news, are you I say, happy today? I'm feeling zabardast. Excited. Yes. Zabardast. To be on your nice. Zabardast program with such a Zabardast host. Thank you, Torche. So how have you been and how about today? How do you spend your weekend mostly? Well, mostly I'm working. I mean, the work that we do, I have an organization called Comprehensive Disaster Response Services, which has been registered and working in Pakistan since 2005 Zalzala. Exactly. So my life is my work. So
try to spend some time with my wife and my new baby, Mohammed Sultan, who's 16 By the way, months old. your wife was coming, but suddenly you said, no, she's not coming with me. Well, as I was getting ready to go out the door from the office, I went upstairs because we live there at the same place. Okay. And I said, okay, Fozia, it's time to go. And I looked. Fozia. Fozia. Okay, nice. And her and the baby weren't even ready yet to go. Oh my God. And I said, well, I got to go. I mean, so. And you're getting late. Yeah. So I said, okay, I'll go, and maybe not next time, you know, maybe. So she just wasn't ready yet. So she is Pakistani, I guess. Yes. She's. Her father is from Sheikhupur and her mother is from Hafizabad. Pure Pakistani, mashallah. Yes. Not the overseas. No. And No. she grew up in the village, and then I think about 13 or 14 years old they came to Islamabad, and they've been here since then. Okay, mashallah. Now, Todd, let's discuss about the NGO, which is SDRC. Am I right? It's actually CDRS. It's CDRS, my bad. Comprehensive Disaster Response Services. How it works? So what we have been known for since the Zalzala, and what we've kind of have a niche doing, is disaster relief logistics. So that includes, and one of our expertise is bringing in doctors, volunteer doctors, into a very rural or mountainous place or in a disaster zone, making sure that they have all their fuel, their transportation, their medicines, their place to live, and food and transportation, communication, security, liaisoning with the army and other organizations that are doing relief work. So we work together with other organizations very well, and we do a lot of logistics work so that people that are trained to save lives or to do some kind of specialized work, that they will have good backup from us. So we've that led into us for many years helping the AGK Department of Health to reestablish destroyed or damaged health facilities, and then we started running health facilities. Mashallah. Then after the SWAT crisis in 2009, the war in SWAT, we started helping all of the refugees. We worked with ED Saab during that time. So we've done a lot of work since then in logistics. Now we have 700 water projects. Mashallah, so we do a 700 lot water of projects. all over Pakistan, from Mashallah. Gilgit-Baltistan and Chitral all the way down to Badin and Karachi. So reverse osmosis, solar powered water filtration, all the way down to simple hand pumps, all sorts of water projects. We have 2 House of Blessings for widows and orphans. Okay. One is in Pindi, one is in Karachi. All We right. have 2 medical So facilities. you are looking for in the future as well? Yes, we want to expand that because there's so much need with orphans and Exactly. widows and street children and people in need, differently abled people. So we want the House of Blessings project So to this cover has that. happened because of the all international community or with the collaboration of Pakistan community? This is, I mean, our funding is 95% Pakistani Americans. Pakistani Americans, so that we Yes. can call easily 95% overseas Pakistani from America. Yes. My goodness. And then there is some percentage of British Pakistanis. We've got a little bit of support from Pakistanis in Australia. And then here also, we have like Mary Petroleum. We do a big project, a food truck with Mary Petroleum, and they fund our operations for feeding 600 poor people every day with a mobile truck that goes to a different location every day. When they had the winter emergency, the snow emergency in Murray earlier in the year, we responded there and gave meals and water to people who had been stranded between 24 to 48 hours. So this is the kind of stuff that we've been doing with the Mary Petroleum Project. So we are funded mostly by Pakistani Americans, and we have a great relationship and a lot of support fundraising that APNA, the Pakistani doctors All right. in America, and Islamic Medical Association of North America, American Pakistan Foundation, Organization for Pakistani Entrepreneurs. So a lot of the Pakistan-oriented organizations in America, we collaborate So with. tell us about especially Pakistan and the people of Pakistan. How do you see them? Like Pakistani culture. Both zabardast. Acha, खूबसूरत and जबरदस्त. Yes, they've given me personally a lot of love and respect and appreciation. That's why I stayed here, because I've been That's in many right. countries. It's been more than 17 years, I guess. Yes, I've been in many countries before and since then doing disaster relief work all over the world, in tsunamis and earthquakes and all kinds of different calamities. And it was Pakistan where people asked me to If stay. I say define Pakistan and the people of Pakistan in 3 words, then they would be Strong, okay, faithful, faithful, and
you can say, hospitable. You know, very much the hospitality and the love that they give has been truly a very great part of my life, and a reason why I stayed here. So a lot of people, when I'm in America and I tell people that don't know about Pakistan that I'm living in Pakistan, I'm doing this work, even Pakistani Americans, they say, oh, you've gone away from this luxurious country and now you're in Pakistan, and oh, how you escape the comfort zone, and why are you going there? Why are you living there? Yeah, and then some people have a bad impression of Pakistan because of what the media only Exactly. This focuses. is what I want to know. The international media never portrays the positive image of Pakistan. They have they have their own agenda, and I don't know why they have that agenda, to tell only 2% of the truth 100% of the time. You know, every country has very bad people. Exactly. Every But country. not everybody, right? So unfortunately, the US and the Western media has hijacked the narrative. Somebody's got some kind of agenda where they only talk about those bad people over the years, but they never talk about the beautiful children of Pakistan. Good people such as yourself, people, Thank you. Our cameramen and our people that just everyday, good, ordinary, wonderful people that never get talked about or heard from. So it's unfortunate that they fool a lot of people and mislead a lot of people. But I've been here for 17 years, and so I've seen with my own eyes, and I don't need them to tell me about Pakistan. So I've always found Pakistan to be actually a wondrous place where rather than believing that I'm cursed to come here, that I'm blessed to come here. Mashallah. I must say mashallah for this. So this is the reason, that's why we have seen you many times performing Dil Dil Pakistan. Is that the reason? Well, no, I mean, actually, no, because I was a musician for many years, doing my own music in America. Sing a song for us. Sure. Absolutely. So I had a career, and I was doing my work as a musician, making CDs, and then 9/11 happened in New York. And I was there, and I ended up was supposed to have a big show there, but it got canceled because of 9/11. I ended up helping at the Twin Towers, and I started doing relief work. And after that, it really kind of changed me, where I wanted to do relief work and this kind of thing. So that's what led me in that direction of doing all of this relief work, and which eventually led me to coming to Pakistan. Yeah. Okay. Now, please, it's your turn. Go and sing something for us. Sure, I'll do a song that I wrote. Okay. It's called Little Feet. It's about You wrote children. yourself? I wrote it myself. Mashallah. I wrote it for my first son, who's 32, and it's also for my little Muhammad Sultan, who's 16 months old, and for all the children. It's about family and. Perfect. As we wake up to the morning light, a memory winds its way from the hallway to my mind, and it takes me way back to the good old days when our little house was filled up with the sound of little feet upon the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, using our bed for a trampoline. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. Now those precious times have come and gone, but I remember their little wiggle, and their little giggle still echoes on. So if you happen to see a little tear, it's only 'cause I wish I could still hear the happy sound of little feet scurrying across the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, a little good morning kiss on the cheek. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. So if I hold you extra tight and love you more every day and night, I'm thanking you, my dear, for our children
and for all the years. And when our kids have their own little ones, they'll know how much they mean to us. They'll visit every now and then, and we'll hear those little feet again. Oh, loving it. They'll come and visit now and then, and we'll hear those little feet upon the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, using our bed for a trampoline. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. Amazing. I really love the beat. Thank the you. song, your voice means everything is amazing. Mashallah, mashallah. Thank you. बहुत शुक्रिया. And the lyrics were really, really, really beautiful. कैसे celebrate करते हैं आप अपनी ईद की festivity को? Well, there's always, a lot of great food around. So food is such a big part of Pakistani culture. Pakistani culture, and exactly. and everybody loves to feed So the meaty the Gora. Eid or the badi Eid with the meat and beef and other stuff as well? All of it. All of it. And the thing is that I came to Pakistan, I weighed 200 pounds, and I now weigh over 300 pounds. Oh my God. Because the food is so good, and yum and spicy. everybody's forcing me to eat and loves to feed the Gora. So I've gotten big, but I much enjoy it. So what do you prefer to eat, like a cake or the sheer khurma on Eid? No, I prefer the sweets are okay, but for me, I like the barbecue, biryani, saag and cornbread, Zabardast. I'm amazed. Saag and cornbread means makai ki roti or sarson ka saag. Makai roti, yes. And these kinds of foods I love. I love to go to the village and have food in the village, fresh from the farm. It's amazing, So how many places have been visited in Pakistan so far? I have been all over Pakistan. I've been in every province. Which caught your attention most? What's that? Which caught your attention most? Which city? Well, I think Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir, Swat, these areas, Chital. Northern areas, Yeah, exactly. the mountainous areas. I love mountains, but I've loved all my visits to Pakistan. I just, about a month and a half ago, I was with my team in Dera Murad Jamali. Dera Murad Jamali. And all these areas, Jafrabad and Jacobabad, and hit by the floods. And we've been working in 10 different areas that were hit by the floods. Even at the Afghan border, down in Sajaval and Pangrio and Badin, and Umarkot, and all the way up into Gilgit-Baltistan. So you've visited these places as well? Yes. About 2 months ago, literally up in Gilgit-Baltistan with my team doing flood relief, and then went all the way down to Karachi and visited our teams in different places. So they're doing great work. They've been giving food packs and cooked food, doing community kitchens, medical teams doing the medical camps, as well as mosquito spraying, mosquito nets, and baby products and hygiene products. Exactly, I can see. And that kind of thing, along with some tent villages that we've set up. So we've been doing a little bit of everything for the flood-related work. And basically, we also have a couple health facilities. We have one in Swat for mother-child health, and we have a child health clinic in Karya. Oh, mashallah. So between all of these projects, I have visited almost every area of Pakistan. So when it comes to Pakistan, we want to listen Dil Dil Pakistan. ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ पड़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, Dil, Dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, Dil, Dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan. दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है
Pulik ladime peroen tope serabantahe, serabantahe. Hey, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan. अगर अपना तो सबको जी जान से प्यार लगता है, प्यार लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यार लगता है, प्यार लगता है। Hey, दिल दिल Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, dil, dil, Pakistan, Jan, Jan, Pakistan, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ पड़ती राहें, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, 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 दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान. तो वेलकम बैक। हम बरतानिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फिर किसी ऐसे मुल्क में स्टडी के हवाले से अगर हम बात करें या हमारे बच्चे प्लान करें कि भाई स्कॉलरशिप का वेट करो और हमने आगे बाहर जाना है, तो आपको ऐसे में इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तमाम कोर्सेज जो है वो अंग्रेज़ी में होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश आपको सीखनी होगी, और सीखने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने इंग्लिश बोलनी है, उसमें आपने ये भी देखना है कि इंग्लिश आपकी लिसनिंग पार क्या है, आपकी ग्रामेटिक जो मिस्टेक्स हैं वो किस तरीके से दूर होंगी, और फिर उसके बाद जो आपका सीखने और बोलने का अमल है वो आता है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले इंग्लिश के मायार को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर दिया भाई, तो डेफिनेटली आप आसानी से एडमिशन वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप रह जाते हैं तो आपको बार बार आइल्स की अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। तो आज हम आइल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मुख्तलिफ अकेडमीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पर बेसिक स्किल्स क्या सिखाई जाती हैं, फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए वो पॉलिशिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, और किस किस्म की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो गाँव देहातों के रहने वाले लोग हैं, बेचारों को तो इंग्लिश से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो इसीलिए तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज बड़ी ही प्यारी सी गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सना खटक साहिबा, उन्हें वेलकम करते हैं, जो कि एक इदारा चला रही हैं लैंग्वेज हाउस के नाम से, और उसके CEO भी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सना, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये आइल्स का जो कोर्स है ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी ज़रूरत हमें किस वक्त पेश आती है? ज़रूर, क्यों नहीं। आइल्स एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो साबित करती है कि आप अंग्रेज़ी ज़बान बोल सकते हैं और इसमें कोई डिग्री कर सकते हैं, या फिर आप इमिग्रेशन के लिए रह सकते हैं एक अंग्रेज़ी वाले मुल्क में। सो इसके लिए ऑफ कोर्स, चूँकि कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये सर्टिफिकेशन को पास करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके लिए हम लोग कोर्स करते हैं। बहुत सारी एकेडमियाँ हैं, हमारी एकेडमी भी करवाती है। आमतौर पे इसमें लोग डर जाते हैं बिकॉज हमारे लिए अंग्रेज़ी थोड़ी सी हमारी मादरी ज़बान नहीं है। हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, तो इसलिए इसका एक थोड़ा सा हवा बन चुका हुआ है। और एक ये भी तो है ना, जिसको माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से आते हैं उसकी क्लास है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको एक प्रिविलेज मिल जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि आइल्स के टेस्ट में अपीयर होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं?
अच्छा, आइल्स का टेस्ट बजाते खुद एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। अगर आप किसी स्कॉलरशिप पे या स्कॉलरशिप नहीं है, सेल्फ फाइनेंस पे भी बाहर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहां आपको डिग्री करनी है, तो आइल्स वहाँ की एक रिक्वायरमेंट है। Okay. जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको उतना ज़्यादा बैंड चाहिए होगा। बैंड इज़ लाइक एक ग्रेड है कि आप आइल्स में कितने अच्छे हैं। और ग्रेडिंग किस लिहाज से होती है, मुझे थोड़ा सा बताइए जरा इस बारे में। ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि मतलब मैंने नहीं किया हुआ, ये वो लोग जिन्हें पता नहीं कि ग्रेडिंग क्या होगी, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए। सो आइल्स में आपको बैंड्स मिलते हैं, आप 0 से लेके 9 तक बैंड्स होते हैं। 9 बहुत कम लोग ले सकते हैं, बहुत नेटिव लैंग्वेज स्पीकर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई क्लास हो 9 पे आते हैं, बट आते हैं। कितनी वो परसेंटेज लेने वाले को आइल्स पास करवा दिया जाता है, मतलब यानी कि वो अप्लाई कर सकता है आगे फिर इमिग्रेशन के लिए? इमिग्रेशन के लिए थोड़ा सा हाई क्राइटेरिया, बल्कि आइल्स की एक मुख्तलिफ किस्म भी होती है। अच्छा। जैसे हम आइल्स जनरल कहते हैं, जो कि इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए होता है। अगर हम पढ़ाई के हवाले से बात करें तो वो आइल्स एकेडमिक है। ठीक है। और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आपका 6 बैंड एक्सेप्ट हो जाता है, उसको तस्वर किया जाता है कि हाँ आप ये डिग्री कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बड़ा स्कॉलरशिप है तो लाइक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप है। सो इस किस्म के स्कॉलरशिप्स में आपको हाई बैंड भी चाहिए हो सकता है 7, या अगर आप बड़ी डिग्री PhD करने जा रहे हैं और वो भी लैंग्वेजेस में या किसी इस तरह की फील्ड में है, तो फिर आपसे 8 बैंड भी डिमांड किया जा सकता है। 8 बैंड भी डिमांड किया जाता है। अच्छा, एक तो ये 0 से स्टार्ट करना और 9 तक जाना, ये मैं कहती हूँ ये खुद एक बहुत बड़ी तोप है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को किस तरीके से पॉलिश किया जाता है? मैंने कहा ना शुरू में भी कि आपने कहा ना कि एक जनरल टाइप भी है इसकी। वो लोग जो वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग अमूमन इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, किस किस्म के ऐसे स्टूडेंट्स भी आप लोगों के पास आते हैं कि जहाँ पर आप लोगों के लिए खुद थोड़ी मुश्किल हो जाती है और आपको फिर लगता है कि ये शायद इनका नहीं, ये पूरी सोसाइटी का फेलियर है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कॉलोनियल सेटअप हमारा रहा है, तो उसकी वजह से लैंग्वेज से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूलों में पढ़ाई गई, उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर तो किया गया, लेकिन उसको एज अ स्किल सिखाने पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। और उस वजह से आप गांव देहातों की बात करिए, इवन शहरों में और बड़े अच्छे सेटअप से आने वाले लोग भी लैंग्वेज को एज अ स्किल नहीं यूज़ कर पाते। तो ये रोज़ हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट आते हैं और फिर वो बड़े डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि ये तो हम बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे थे, तो ये हमने आइल्स में इतना बुरा बैंड कैसे ले लिया, ये तो हम 14 साल से पढ़ रहे हैं ये। सो इस चीज़ के साथ तो हम पहले तो दिल टूटता है ना पहले वाले टेस्ट पे, है ना? फिर उसको किस तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं आप लोग और कैसे फिर स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। और दूसरा ये कि बेसिक जो सब हर तरफ आपको एक रीज़न नज़र आती हो, हर टेस्ट में नज़र आती हो कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशनल सेक्टर का, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, कि यहाँ पर तो मतलब ये चीज़ भी नहीं कर पा रहे। वो उसको टेस्ट को देखने के बाद क्या नज़र आता है? लिसनिंग स्किल्स मैं पर्टिकुलरली कहूँगी। अच्छा। शायद एज अ कॉम हमारी थोड़ी सी लिसनिंग स्किल्स में थोड़ा सा कम है, बोलते जरा ज़्यादा ही है। और सरप्राइजिंगली हम राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। या लेकिन चूँकि शायद एकदम से हमें लिसनिंग स्किल्स, हम अंग्रेज़ी का म्यूज़िक इतना नहीं सुनते, हम फिल्में भी देखें तो सब टाइटल्स के साथ देखते हैं, तो हमारी स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं होती ना, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता ज़बान को एक स्किल के तौर पे। वो बस एक सब्जेक्ट होता है, आपके पास एक बुक किताबें की बुक्स होती हैं, वहाँ से आप रट्टा मारते हैं तो आपका बड़ा अच्छा सा सिस्टम में अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश बोलते वक्त अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं, ठीक है ना? उस चीज़ के लिए आप क्या देखते हैं कि आइल्स के कोर्स में उनके रिक्वायरमेंट का सेशन कहाँ से शुरू होना चाहिए? दूसरा ये कि जो बेचारे बड़े ही यानी कि रोमन यूज़ कर पा रहे हैं, बेशक उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स कर लिया, लेकिन फिर भी ना कहीं उन्होंने मास्टर्स उस दौर का किया है जब किताबें सारी उर्दू में हुआ करती थी, तो उन बेचारों के लिए मसला रहता है। वो मैं उनको बेचारे नहीं कहूँगी, उस वक्त की रिक्वायरमेंट यही थी, उन्होंने हमसे पहले मास्टर्स किए, तो लेकिन फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम है। इन दोनों को ज़रा डिफाइन करें मेरे लिए। एक वो जो कि कॉन्फिडेंस जिनका लूज अपना कर बैठते हैं, ठीक है ना, तो उनको आप लोग कहाँ से करवाएंगे शुरू, और एक वो कि जो पुराने उर्दू मास्टर्स किए हुए उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स के सेशंस कितने स्टेप्स होंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में पहला स्टेप है। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए कि जिनके पास मास्टर की डिग्री थी, बट जब मैंने उनसे कहा कि आप कोई से 3 जुमले बोल दें, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ, लैंग्वेज इवैल्यूएट करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने 3 जुमले नहीं बोले। सो फिर हमें उन्हें सेपरेट कोर्स में डालना पड़ता है, जहाँ सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस पे काम होता है, लैंग्वेज की बेसिक्स पे काम होता है। जब महीने बाद उसको करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर वो आके आइल्स में बैठते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ऐसा होता है अक्सर कि आप पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, फिर आप आके लैंग्वेज पे बात करें, कि आइल्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं आइल्स की तरफ। कुछ लोग 3 से 4 अटेम्प्ट्स भी करते हैं।
और वहाँ पे मैंने सुना है कि उनके जो टीचर्स होते हैं उनको कह देते कि अब आप पूरे तरीके से स्किल्स आपकी पॉलिश हो चुकी है तो मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे अटेम्प्ट देते हैं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से बार बार रिजेक्शन डिस्क्रिपेंसीज लग कर आ रही होती हैं। वाकई आइल्स इतना ही मुश्किल है या इसको बना दिया गया है? मैं एक दो बातें कहूँगी, कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ मुश्किल भी है और कुछ बना भी दिया गया है। एक तो फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो जब हाँ, ये मैं बिल्कुल जानना चाह रही हूँ। बाद आप जाते हैं 48,000 आप कह सकते हैं आजकल। थोड़ा बहुत डिफरेंट प्रोविंसेस नहीं, 48,000 कितने सेशंस में आपको देना पता है? कुछ मुझे बताएंगे? जैसे कि फर्ज करें ना, अभी कोई भी है जिसने आइल्स करना है तो ये पूरे एक महीने का कोर्स होगा या हफ्तों का कोर्स होगा, दिनों का कोर्स होगा, ये क्या होगा? देखिए, ये तो आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है जिसने आइल्स बनाया है, ये 48,000 तो आप उनको पे करेंगे, कोर्स तो आप अलग से करेंगे। ओके। सर्टिफिकेशन के, और वो भी सिर्फ अटेम्प्ट के हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर भी हो जाएगा, पसंद का बैंड आ जाएगा। बाज़ दफा आपको मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है अपना बैंड लेने के तो लिए। 48,000 तो आपके हो गए उसके जो आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए, ठीक है ना। अब जो आपने सेशन करना स्टार्ट किया, फर्ज करें कोई आपके पास आया है कि सना मुझे कोर्स करना है और मुझे आपकी एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो वो आप महीने का उससे क्या एक स्टूडेंट से आप क्या चार्ज करेंगी? हम लोग के चार्जेस काफ़ी नॉमिनल हैं क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, फ्यूल के चार्जेस बच जाते हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ वगैरह से, तो हमने काफ़ी अपने कंट्रोल चार्जेस रखे हैं। इट्स जस्ट 15,000 रुपीज़ इन अ ग्रुप। और उसके साथ आपके पास सपोर्ट भी होती है। क्लास के अंदर जब आपके पास 5 और लोग होते हैं ना जो उसी मसले में फंसे होते हैं जहां आप होते हैं, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाता है आपका, सेम सवाल जवाब, एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप मजीद इमिग्रेशन और फॉरेन एजुकेशन पे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं मसले मसाइल, तो ये एक बड़ा अच्छा। आइल्स की सर्टिफिकेशन के चार्जेस यानी एक अटेम्प्ट के चार्जेस जहां आप कोशिश करते हैं अपना मनपसंद बैंड लेने के, वो 48,000। नहीं, मैं आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हैं कि जो कैम्ब्रिज के पैसे हो गए, आपसे कोर्स के लिए स्टार्ट कर लिया, वो कोर्स आप कितने दिनों में कंप्लीट करवाएंगी ना? मैं ये जानना चाह रही हूँ। कोर्स की वैसी ड्यूरेशन 1 मंथ है, लेकिन मतलब आप 15,000 अपना एक महीने के लिए पे कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी क्लासेस को लेकर, ठीक है, क्योंकि टीचर तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही आपके पास, वो तो छुट्टी नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। सो हम कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम और देते हैं जिसमें हमें स्टूडेंट्स एस्से लिख के दिखाते हैं। ऑलमोस्ट यू राइट 20 एस्सेज व्हिच आर मार्क्ड, और बार बार एक रिगरस रूटीन होती है आपकी, आप डेली चीज़ लिखते हैं, डेली टीचर आपको बताते हैं, क्योंकि आदत है ना, जैसे आप टेबल मैनर सिखा रहे हैं तो रोज टेबल पे बिठा के खाना खिलाएंगे। मुझे ये बताइए कि आपने महीना दिया 15,000, आपने पढ़ा, क्या लगता है आपको खुद से भी कि आपका स्टूडेंट कहाँ पर स्टैंड कर रहा होता है? दूसरा ये कि नॉर्मली भी आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर होता है, आपने टेस्ट वगैरह कर लिए, ड्रिप श्रिप लगा दी, फिर भी आपको प्रिकॉशंस आपको देते हैं, आपने फलानी चीज़ के पास नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं खाना, आपने ये नहीं पीना। आप सजेस्ट क्या करेंगी, क्या कहते हैं, अगर आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो आप एक्स्ट्रा में ये चीज़ें कर लें तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेंगी? बिल्कुल, एक्स्ट्रा में हम साथ एक बल्कि प्रॉपर एक क्लास होती है जिसे हम कहते हैं आइल्स ब्लंडर्स, और उसमें ये चीज़ें भी शामिल होती है क्योंकि टेस्ट के दिन आपकी कम से कम 5 से 6 घंटे की आप समझ लें रेड लगती है। आप जाते हैं, 1 घंटा आपको चेक इन में लगता है, फिर वो आपको बिठाएंगे, 3 घंटे का आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होगा। बाज़ औक़ात आप स्पोकन भी उसी दिन देते हैं, तो ये 5 से 6 घंटे का टाइम आपको इसमें लग जाता है। अब ऐसे मामलात में क्या होता है कि लोग सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, जो कि गलत है आइल्स के पर्सपेक्टिव से। एक स्किल टेस्ट है तो रात से नहीं, आप बस 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें, रिलैक्स करें। और उस 2 दिनों में प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें आप, या उस वक्त आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज एक स्किल है। अगर ये नॉलेज टेस्ट होता तो फिर कुछ बात थी, लेकिन नहीं, लोग रात जागते हैं, सुबह जल्दी में उठेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करेंगे, नाश्ता किए बगैर चले जाएंगे और फिर टेस्ट के दरमियान में उनको चक्कर आ रहे होंगे। सो लैंग्वेज का आपके इमोशन से और आपकी फिटनेस से बहुत ताल्लुक होता है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी अपना टेस्ट ख़राब कर देते हैं और अपनी रकम बर्बाद कर देते हैं जो सर्टिफिकेशन पे लगती है, क्योंकि वो तैयार नहीं होते। और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है सना कि अगर आपने बीए की डिग्री की हुई तो ही आप आइल्स कर सकते हैं, मास्टर्स किए हुए तो ही आइल्स कर सकते हैं, या फिर किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्स कर सकते हैं? आपको सिर्फ 18 साल का होना चाहिए और आपको कोई नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस ये 2 रिक्वायरमेंट्स है और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आम फहम सवाल जो सब लोग कहते भी है, सुनते भी, और मोमेंट सजेशन भी आती है किसी से कहना हो कि यार मुझे अपनी फ्लुएंसी पे काम करना हो, मुझे इसको फ्लुएंट करना हो, तो मैं क्या करूँ? तो लोग एक सजेशन देते हैं, इंग्लिश सीजन देखना शुरू कर दो, इंग्लिश गाने सुनना शुरू कर दो, इंग्लिश मूवीज़ देखना कर दो। ये किस हद तक प्रोडक्टिव होता है?
ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। हमारे यहाँ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अंग्रेज़ी सीखनी है तो चलो जी ग्रामर से शुरू कर दो। ग्रामर से फिर आपका दिमाग अटक के रह जाता है, आप उसी के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सोचते हैं, तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आ पाती। अच्छा तरीका यही है कि आप म्यूज़िक सुने, सीजन्स देखें, क्योंकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। आप देखते हैं कि अच्छा उस दुकान पे खड़े आदमी ने उस लड़की से ये कहा, तो अब अगर मुझे भी दुकान पे खड़े किसी आदमी से बात करनी है तो मैं एज इट इज़ यही जुमला इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आपका दिमाग खुद ब खुद से पिक कर लेता है ऐसे सेंटेंसेस जो वो यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सीजन्स देखें, अच्छे सीजन्स देखें जिसमें आपके पास लैंग्वेज का और एनिमेटेड मूवीज भी इसमें बड़ी सजेस्ट की जाती है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी स्पेशली बच्चों को देख के रखी जाती है। वो उसका वजन भी थोड़ा कम होता है, वो इतने सख्त जुमले नहीं होते हैं कि वो आपको समझ ही ना आ सके। बिल्कुल, एनिमेटेड हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि शुरू एनिमेटेड से कीजिए, क्योंकि जरा आहिस्ता बोलते हैं वो, तो स्पीड की वजह से आसानी होती है आपको उसको सीखने में। थैंक यू सो मच सना, बहुत मजे का सेगमेंट, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और स्पेशली हर उस इंसान ने एंजॉय किया होगा जहाँ पे वो समझ रहा होगा कि ज़िंदगी में हमने आगे बढ़ना है और इस चीज़ के बारे में हमें अपनी कमियों को किस तरीके से पूरा करना है। क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो हरफन मौला हो, अपनी माँ के पेट से कुछ ना कुछ सीख कर आया हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करें। क्योंकि हल करेंगे ना तो आप एक बड़े मजबूत असाब के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको कोई टफ टाइम नहीं दे सकेगा, उल्टा आप लोगों को टफ टाइम दे सकेंगे। और फिर स्पेशली हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी देखने, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएं। तो बाहर कैसे जाना है, उसका एक छोटा सा रास्ता जो है वो आइल्स से भी होकर गुजरता है। थैंक यू सो मच सना, खुश रहिए, और आई विश कि आपका वीकेंड अच्छा सा गुजरे, और वीकेंड के बाद ये क्लासेस भी मज़े मज़े की गुजरें। तो स्टे ट्यून, कैफे मार्गला मुझे बढ़ना एक ट्रिक की। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे पास स्टूडियो में नन्हे 3 मेहमान मौजूद हैं, और ये नन्हे मेहमान आज क्यों आए हैं हमारे पास उसका भी जिक्र हम आपसे करते हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि ये नन्हे और छोटे मेहमान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर चुके हैं इतनी छोटी छोटी उम्रों में, और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। क्योंकि आज जो है वो 20 नवंबर है, और हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज भी हम अपने बच्चों को, वो बच्चे जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी सतह पर कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और वो बच्चे के जिनकी बेसिक कम से कम तालीम हासिल करना जो बहुत ज़रूरी होता है, और अभी भी वो ना सिर्फ स्कूल्स में दाखिल हो सके हैं, ना ही अगर स्कूल्स में वो जा रहे हैं तो उन्हें अच्छी तालीम मैसर नहीं है, तो उन बच्चों का भी ख्याल हम आज करेंगे। उनके सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे, और पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, सोसाइटी का रोल क्या होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस मुआशरे का बेहतरीन शहरी बना सकें, इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन ये किसी बड़े से नहीं होगी, इन बच्चों से ही होगी, ताकि हम जान सकें कि बच्चे सोचते क्या हैं, बच्चों की ख्वाहिशात क्या होती हैं। क्योंकि दस्तूर ज़माना है, और ये एक हकीकत भी है कि दुनिया की सभी कौमों का जो कीमती सरमाया होता है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनके बच्चे होते हैं। अगर आज बच्चे गोद का खिलौना है, तो यही बच्चे आगे चलकर मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जिसे हम टीचर कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टीचर पढ़ाने वाले होंगे, वो उस्ताद किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो सकते हैं, और ज़िंदगी गुजारने के सलीके, उनके ढंग, उनके तौर तरीके, तमाम चीज़ें सीखकर वो मुआशरे का एक बेहतरीन शहरी बनने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए कि इनकी यूँ कह लीजिए कि इनके मिजाज में, इनके जज्बात में, इनके एहसासात में ना सिर्फ हमने दीन की रूह फूंकनी है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमने इन्हें गैर मुल्की जो लोग हैं, वहाँ की जो सकाफ़त है, वहाँ का जो मज़हब है, वहाँ जिस तरीके से लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमने वो इंटरनेशनल स्कोप भी उन लोगों को देना है, उन बच्चों को देना है। और ऐसे में 2 लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक उनके अपने पेरेंट्स, दूसरा उनके टीचर्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सोसाइटी का। लिहाजा आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे होनहार बच्चों से जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने हुनर से बहुत कुछ अचीव किया है। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारी सबसे छोटी मेहमान से, जिनकी उम्र है 9 साल। नाम है उनका सैयदा आयत ज़हरा, और इतनी कम उम्र में वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीत चुकी हैं, और कोई एक मुकाबला ही होगा जो उन्होंने ना जीता हो। ये देखिए, ये उनके सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, और बहुत सारे मेडल्स पहना के हमने उन्हें आज यहाँ पर
बिठा भी दिया है। तो सैयदा ने जिन जिन मुकाबलों में अचीवमेंट हासिल की उसमें उन्होंने मैथ्स मास्टरमाइंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये मुकाबला हुआ था सिमोक के ज़ेर एहतमाम सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज ये मुकाबला था। इसके अलावा आयत ने अमेरिकन मैथ्स ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और कैंगरू साइंस का कंपटीशन में भी वो 1 स्टार बैज हासिल कर चुकी हैं। अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सैयदा आयत ज़हरा ने इसके अलावा माइंड स्पोर्ट्स चैलेंज में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आयत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आयत को अभी हम यहीं पे बिठाते हैं क्योंकि आयत के साथ भी कोई हमारे साथ मौजूद है। आयत से चंद ही साल वो बड़े हैं जनाब, और हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सबसे पहले तो मैं सैयद आयान अली शाह साहब को कहूँगी। और साहब मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि छोटे से बच्चे लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं, कहा जाता है, पढ़ते भी हैं हम लोग कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना वो बच्चों में बाज़ बाय बर्थ होती है। पैदाइशी तौर पर बच्चे लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर पैदा होते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे छोटे से आयान जो कि 12 साल के हो चुके हैं। और लीडरशिप पर आज हम उनसे बात करेंगे कि लीडरशिप क्योंकि उनके पास हेड बॉय का जो टाइटल है वो उनको उनके स्कूल्स की तरफ से मिला है और 5th ग्रेड के स्टूडेंट हैं आयान। और पूछते हैं कि वो किस किस से कैसे कैसे अब बात करते हैं, कोई अपने मसले लेके इतने छोटे से आयान के पास कैसे आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आयान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आयान का एक सबसे बड़ा मसला मैं आप लोगों को बता दूं, आयान बात ही सिर्फ अंग्रेजी में करते हैं। तो हमने आयान को आज बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया कि आज आयान आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप उर्दू में बात करें, ठीक है आयान? और उनके साथ हमारी बड़ी ही प्यारी कह लीजिए कि 13 साल की अरमा मौजूद हैं, अरमा अहमद। रबाब भी बजाती हैं और इसके अलावा हारमोनियम भी बजाती हैं। एक नन्ही सी आर्टिस्ट हैं जो कि 13 साल की उम्र में एक बड़ी प्यारी सी डिबेटर भी है और बहुत सारे डिबेटिंग कंपटीशन अपने नाम कर चुके हैं। तो हम अरमा से जानेंगे कि ये रुबाब और ये हारमोनियम बजाने का प्लान ये कहाँ से, उनके ये दिमाग में ख्याल कहाँ से आया और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया। तो सबसे पहले उन्हें भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अरमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो जी, आयत आपकी तरफ से आते हैं। इतने सारे मेडल्स और पहना के भी हमने आपको बिठाया ताकि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए ना कि आप क्या क्या करती हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। सबसे पहले तो मैं वो आपकी वो मैथमेटिक्स अचीवमेंट के बारे में बात करूंगी जो आपका सिंगापुर का टाइटल है। वो क्या कंपटीशन था? वो एक मैथ्स के बारे में कंपटीशन था जिसमें सारों को थोड़ा सा टाइम मिलता है और एक पेपर मिलता है और जिस क्लास में आप हैं उसी की तरह आपको बराबर ही मिलता है कि आपको अपर ग्रेड करना मिल जाए और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी तक आपने बहुत सारे कंपटीशन जो है वो एक्सेप्ट किए और फिर माशाल्लाह आपने वो विन भी किए। 2 गोल्ड मेडल हैं आपके पास, 1 ब्रॉन्ज मेडल है और इसके अलावा 2 ब्राउन्स हैं, 2 गोल्ड। 2 गोल्ड हैं। अब जरा हमें ये बताएं कि 2 गोल्ड मेडल किस में आपने लिए और आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल थे वो किस में थे? मेरे एक सीमॉक में एक गोल्ड मेडल लिया था और एक वो कौन सा कंपटीशन था? वो एक मैथ्स का कंपटीशन था, एक सीमॉक का था और एक और कैंगरू का था। कैंगरू का था। अच्छा, ये कैंगरू साइंस कंपटीशन था ना कुछ इस तरह का? अब ये नाम से थोड़ा सा कुछ और ही हमें लग रहा है, लेकिन ये किस किस्म का साइंस कंपटीशन था? ये बच्चों के लिए था और ये हाई लेवल के लिए था। मतलब ये 5 के क्लास के लिए तो ऊपर था और बहुत मुश्किल था। एक आपका था माइंड स्पोर्ट कंपटीशन, राइट? वो कौन सा कंपटीशन था? वो भी एक मैथ्स का कंपटीशन। अच्छा, वो भी सारे मैथ्स में? मतलब मैथ्स में तो बच्चे इतने निकम्मे होते हैं। कितने मार्क्स लाती हो मैथ्स में? 93 Really? या फिर 95। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी-कभार 100। कभी-कभार 100। अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं और अभी तक अगर आपने 3 भी एनुअल एग्जाम्स पास किए हैं तो उसमें आपने 93 मतलब 90 के उसके अंदर ही आप रही हैं। चलिए मैं डिस्कशन आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी। आयान की तरफ जाती हूँ। आयान उर्दू, ठीक है? ओके। आयान हेड बॉय 5th ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हेड बॉय बनने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है छोटे से बच्चे पे? इतने सारे नहीं होते लेकिन होते हैं। हमारे ड्यूटीज़ होते हैं, डिफरेंट ड्यूटी आवर्स होते हैं हमारे, आई मीन मिनट्स, ठीक है। एंड हमारे और भी काम होते हैं। हम और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और अगर वो टीचर या प्रिंसिपल के पास वो बात लेकर जाते हैं तो पहले वो मुझसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब आप एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मतलब एक कम्युनिकेशन जो गैप है वो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है थ्रू आयान। यस मैम। और उसमें मुझे ये बताएं, चूंकि अब आप 5th ग्रेड में हैं तो आपका जो प्राइमरी सेक्शन है उसको आप लीड कर रहे हैं। जी। मुझे ये बताओ, कभी रोते रोते भी बच्चे आए, आयान भाई ये काम हो गया और ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे फलाने बच्चे ने मार दिया, कभी ये वाली कंप्लेंट्स भी आएंगे? ज़्यादातर नहीं आती। ज़्यादातर नहीं आती? क्यों नहीं आती? मेरी वजह से। आपकी वजह से? आप इतने स्ट्रिक्ट हो या आप सबको प्यार से इतना रखते हो?
दोनों ही बस। दोनों ही हो? पहले स्ट्रिक्ट मोड होता है, फिर उसके बाद ज़रा हार्ड मूड हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई कंप्लेन जो आपके पास आई हो और आप खुद उस पर हंस पड़े हो कि अब मैं इसका क्या करूं, कुछ याद है कोई ऐसी कंप्लेन? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती क्योंकि मैं अभी थोड़ी दिन पहले में ही बना हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये हेड बॉय की सिलेक्शन कैसे होती है? ये क्या बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर उन्होंने कोई मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है तो डेफिनेटली उन्हें पहले अपने हल्के का इलेक्शन लड़ना है, सबके पास जाना है, उन्हें मनाना है, कुछ ऐसा ही कोई प्रोसीजर है? जी ऐसे ही है। क्या होता है स्कूल में? पहले हम एप्लीकेशन देते हैं टीचर को और अपनी पोजीशन देते हैं और हम स्कूल के लिए करेंगे क्या, और वो देते हैं, हम टीचर को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम वोटिंग इंटरव्यूज़ करते हैं। उन इंटरव्यूज़ के बाद फाइनल 4 कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें जब हम सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद हमारी कैंपेन होती है। कैंपेन में हम अपने लोगोज बनाते हैं। ठीक है। और हम आपका लोगो क्या था? थंडर। ये क्या सोच के रखा था आपने? माई पर्सनैलिटी। ओह अच्छा, माशाल्लाह। कंटिन्यू। तो उसके बाद हम वोटिंग्स आ जाते हैं। वोटिंग्स में जब जिसको ज़्यादा वोट्स मिले उसमें आते हैं। मुझे 300 स्टूडेंट्स में से ज़्यादा वोट्स आए थे, इसलिए मैं चूज़न हुआ हूँ हेड बॉय के लिए। वाओ, क्लैपिंग। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास एक और अरमा, हमारी छोटी सी नन्ही सी आर्टिस्ट है अरमा। रबाब भी बजा रही हैं आप, हारमोनियम भी बजा रही है। ये बताइए कब से बजा रही हैं? उम्र तो आपकी 13 साल है। 3 years हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। और ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है, हारमोनियम में होता है, रबाब में होता है? मैंने अभी कुछ महीने ही हुए हैं हारमोनियम शुरू की है, तो मुझे लगता है कि हारमोनियम रुबाब से ज़्यादा इजी है। अच्छा। और इसके अंदर ऑक्टिव ज़्यादा है, यानी जो पीसेस डिवाइड हुए हुए हैं वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर आपके पास जरा खुलकर खेलने का मौका होता है। तो उसमें मैंने पिछले दिनों कॉम्पोजिशन भी बनाना शुरू कर दी। और मेरे जो म्यूजिक सर हैं सर तारिक, वो इतना अच्छा समझाती हैं, यानी आपके ब्रेन में सही जाकर बात ब्रेन में लगती है। अच्छा, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो समझा देते हैं आपको? समझा देती हैं और समझ भी आ जाता है इतना अच्छा। और वो खुद भी कहते हैं कि बेटे आप बहुत जल्दी पिकअप करते हो और वो और ये तो अरमा, बहुत सारे पेरेंट्स तो इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपके घर में आपके बाबा ने ज़्यादा सपोर्ट किया कि मम्मा ने किया इसके लिए? मुझे मेरी दादों ने सपोर्ट किया। वाह, अच्छा। और मेरे पापा ने सपोर्ट किया। अच्छा, तो उनकी सपोर्ट से आप ये हारमोनियम भी बजा रहे हो और रबाब भी बजा रहे हो। तो बाबा को ज़्यादा क्या पसंद होता है जब आप प्ले करते हो? बाबा को रबाब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर ऐसा करते हैं, एक धुन सुनते हैं रबाब पे आपसे, वो बीबी शीरी वाली, ठीक है, मुझे याद है। और उसके बाद मैं ज़रा आपके इन मेडल्स की तरफ आती हूँ, आप हमें बताएंगे कि आपने कौन सा मेडल कब और कहाँ पे अचीव किया था। तब तक आप अपना एग्जाम तैयार करके रखें। अब आपकी तरफ हम आते हैं। अब मुझे ये बताओ, अभी आपके पास कितने मेडल्स हैं आपके गले में? 4 मेडल्स हैं। अब जरा हम काउंटिंग शुरू करते हैं इनकी। पहले आपके पास ब्रॉन्ज में सबसे पहले मुझे ये वाला मेडल मिला था। और ये कौन सा है, जरा पढ़कर बताओ। ये अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। अच्छा, ये आपने कैमरा की तरफ दिखाना ताकि हमारा कैमरा उस तरफ आपको थोड़ा सा उठाओ, वैसे ये ऐसे करके। ये आपका फर्स्ट मेडल था, ये आपको मिला 2021 में? 2021 में। अच्छा, इसके बाद आपने कौन सा मेडल विन किया? उसके बाद मेरे मेडल विन किया ये वाला कौन सा था और कहाँ पे लिया आपने? ये सीमॉक। उठाएं और दिखाना, पर पहले पढ़ लें आप ताकि आपको भी पता हो। ये सीमॉक वाला मेडल था। सीमॉक, ये सिंगापुर वाला जो कंपटीशन था। और ये कौन सा कंपटीशन था हमारा? मैथ्स वाला कंपटीशन। ये आपने दिखा दिया। ये ओके हो गया। अब थर्ड हमारा मेडल कौन सा था? थर्ड मुझे मिला था ये वाला। ये ब्रॉन्ज है। एग्जैक्टली। और ये कौन सा था, मतलब कहाँ का था कंपटीशन? ये भी मैथ्स का ही था। ये भी मैथ्स का ही था। और ये 2021 का है या 2022 का है? ये 2022 का
2022 का है। और इसके अलावा एक चौथा मेडल रह गया ना आपका, ये द लास्ट वन। ओके, और ये कहाँ का है? इंटरेस्टिंग। ये FSP का है। FSP ये क्या था? ये FSP भी एक मैथ्स का ही है और साइंस का वो कैंगरू वाला था जिसमें मेरे ये बैज विन किया। ओह नाइस। और उसमें आपने साइंस वाले में क्या किया था? इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे Okay. और पूरे के पूरे 20 पेजेस थे, लेकिन बहुत मुश्किल थे। कैम्ब्रिज असेसमेंट का भी आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट है, राइट? मेरे ख्याल से यही मेरे पास पड़ा हुआ है। इज दैट सो? यही है ना? तो इतने जब मेडल्स आपने ले लिए हैं तो मामा पापा की क्या फीलिंग होती है उस वक्त? वो बहुत खुश होते हैं कि मैं इतने ज़्यादा मेडल्स लिए और मैंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट किए जब मैं खाली ग्रेड 2 में थी। अच्छा, उस वक्त से आपने मेडल्स लेना शुरू कर दिए हैं। और दूसरा ये कि इतनी अचीवेबल आपकी माशाल्लाह सर्टिफिकेट्स हैं और आपकी ये लाइफ है, तो खाती क्या हो? मैं बस हेल्दी फूड ही खाती हूँ, रोटी ऑमलेट खाती हूँ कभी कभार और कभी नान और बोटी। नान और बोटी? मतलब बारबेक्यू पसंद है? अच्छा, आइसक्रीम नहीं पसंद? पसंद है। पसंद है। आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट्स पसंद है? आइसक्रीम। आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो सबसे ज़्यादा जिद किस चीज़ पर होती है कि ये खाना है या ये खाना है? चॉकलेट। चॉकलेट्स पे ज़्यादा होते, तो दांत खराब नहीं होते? नहीं होते, गुजारा हो जाता है। आयान, आप अगर इतना माशाल्लाह क्या कहते हैं बच्चों को सबको डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको भी तो जान बनानी पड़ती होगी। जी। क्या खाते हो? जो भी हो घर में मामा जो भी बना दे तो मतलब ये नहीं कहा आयान खा लेना, इसीलिए कोई नखरा तो नहीं करते हो? नहीं। पक्का? देख लो, मतलब नो नखरा वखरा, मतलब जो मिल जाए अम्मी ने बना दिया और आपने खा लिया। जी। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं और 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। आप कौन से नंबर पर हो? मैं सेकंड पे हूँ। सेकंड पर हो। अच्छा, बड़े वाले भाई से डांटे पड़ती है नहीं पड़ती? नहीं, बहन है। बहन है। अच्छा, तो फिर डिशुम डिशुम चलता है कि नॉर्मल रहता है? बस बस क्या मिडिल रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हेड बॉय की हैसियत से क्या लाइफ में क्या अचीव करना है? आई वांट टू बी अ कमिश्नर। अच्छा। Yes. और क्योंकि मैंने उस वक्त भी जब मैं आपसे नीचे बैठी हम लोगों पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि नो पायलट, नो टीचर, नो प्रोफेसर, नथिंग एल्स, कमिश्नर ही क्यों? आई लाइक द फीलिंग ऑफ हैविंग पुलिस गोइंग आफ्टर। ओए होए होए होए, तो कितने लोगों को आपने हथकड़ियां पहनानी और कितने लोगों को आपने अंदर डालना है? कोई इरादा रखा हुआ है? जी, 50 लोग हैं? सीरियसली 50 लोगों को हमें जेल में डाल देना है? और वो किस किस्म के 50 लोगों, मतलब कौन कौन से क्राइम में वो इन्वॉल्व होंगे? तो आप कहते हो जिनको आप अभी से देखते हो कि इनको तो मैंने छोड़ना नहीं है बड़े होके। चोरी, गाड़ी की टायर जो चोरी करते हैं। गाड़ी के टायर? मुझे लगता है आपके घर में गाड़ी के टायर चोरी हो गई। नहीं, ऐसे भी हुआ है और एक घर में भी चोरी हुई है। अच्छा, तो इसीलिए आपने चोरों की शामत आ जाएगी, मतलब जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे जी, या कमिश्नर बन जाएंगे इंशाल्लाह, जब भी ऐसा होगा जी। यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब ये नहीं कि आपने लोगों को क्या कहते हैं हथकड़ियां डालनी और 50 बंदे अभी से तो किसी को मार्क नहीं किया हुआ। मेरे पास लोग आते हैं, हमारे स्ट्रीट में हमेशा फायरिंग ही होती है। अच्छा जी। ओ, इसका मतलब थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा है ना हमें। जी, मैं ही डिटेक्टिव हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ सब कुछ। ओके यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है यार। तो फिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? बस हो जाता है, बस हो जाता है, खुद हो जाता है यार। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अरमा, मुझे आप बताओ, आप कितने बहन भाई हो? हम 4 सिबलिंग्स हैं। और आप कौन से नंबर पे हो? सेकंड नंबर पर हो। और घर में कोई और भी हारमोनियम वगैरह बजाता है? नहीं, बहन सिंगिंग करती है। सिंगिंग करती हैं? अच्छा, मतलब मैंने क्या, और फिर आप दोनों मिलकर कभी ना कभी घर में एंटरटेन तो करते होगे, जैसे कोई बर्थडे आ गया या कुछ हो गया तो घर वालों ने कहा कि अरमा चलो आप ही। और बड़ी बहन का नाम क्या है? आयशा। वो कौन से क्लास में है? आयशा फर्स्ट ईयर में। वो फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फिर तो आपसे बड़ी हैं। और मतलब तो लड़ाई छुड़ाई घर में किससे ज्यादा होती है? भाई से। छोटा हुआ? तीसरे नंबर में आया हुआ भी है वो यहाँ पे। अच्छा। तो अच्छा, देखो सामने कैमरे के पीछे बैठा है पर मुस्कुरा रहा है अभी बैठ कर वो वहाँ पे। तो गलती किसकी पकड़ी जाती है घर में? मतलब यानी कि दोनों की अगर होगी डिशुम तो सबसे ज्यादा आंसू निकाल के अम्मी अब्बू के पास कौन जाता है? मेरा छोटा भाई। अच्छा, मतलब मार कुटाई करके तो खुद ही चला जाएगा? गलती उसकी होती है, डांट मुझे पड़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? वैसे वो ऐसा होता है जो पहले जाता है, ऐसे ही होता है ना? हो जाता है, क्योंकि वो छोटा है मुझसे, तो फिर मुझ पे आती है कि मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मुझे नहीं, आपसे तो बड़ा है ना, ये तो है ना, वो तो है ना। अच्छा, हमें बड़ों में आयत है ना? आयत, आप बड़े हो ना बहन भाइयों में और आप सेकंड नंबर पर हो। आयत, आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं टफ वाली बड़ी बहन हो कि नहीं तंग करना मामा को, ये नहीं करना वो नहीं करना वाला सीन है, या उल्टा छोटे बहन भाई आपके साथ उलझ जाते हैं? क्या होता है?
आप मिडिल में हो? नहीं, मतलब नॉर्मल है दोनों। नॉर्मल है मतलब, लेकिन फिर भी ज्यादा क्या वाला सीन होता है? हंसना खेलने वाला होता है या ज्यादा 2-3 लगा लो उधर, मम्मा को भी नहीं बताया? क्या होता है? दूसरा वाला और ये मतलब यानी कि हो जाती है आप, और मतलब आपको ही तंग करके बहन भाई भाग जाते हैं। एक वो वाला भी तो आयन घर में कल्चर बड़ा होता है ना कि आप स्कूल का काम कर रहे हैं और जो छोटे बहन भाई है तो यहाँ से आए पेंसिल लेके चले गए, ये आया वो ज्योमेट्री बॉक्स, आपको अगले दिन आप जाके बैग खोलो, यार वो तो मैंने, ऐसा कभी होता है? जी हमेशा होता है। हमेशा होता है? हमेशा। अच्छा, मुझे लगा था कि बचपन में मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं। क्योंकि आप सुबह बैठे हुए क्लास में और आपने ज्योमेट्री बॉक्स खोला है, पेन तो मैंने रखा था, वो कहाँ गया? मेरे बुक्स भी ले जाते हैं। मेरे पास बुक्स भी नहीं होते क्लास में। तो फिर कैसे मैनेज करते हो? बस मतलब ये नहीं कि क्लास फेलो से कहा कि मतलब मुझे भी दिखा दो, और ये नहीं कि फिर पढ़ना है, और फिर क्लास फेलो कहते नहीं कि वैसे तो तुम बड़ा हेड बॉय बनते हो और अपनी बुक छोड़ कर आ गए हो। जी कहते हैं। ताना सुनने को मिलता है ना, है ना? आई टोटली अंडरस्टैंड। फेवरेट लंच क्या है लेके जाने के लिए? एनीथिंग। ये तो हमारा बच्चा बहुत ही सीधा ना, एनीथिंग, कुछ भी। वैसे मुझे बोला था कि मैं बर्गर भी बड़े शौक से खाता हूँ। और अम्मा, आपका फेवरेट लंच क्या होता है लेके जाने के लिए? वैसे तो कुछ भी मिल जाए तो खा लेती हूँ, कोई इतना मसला नहीं होता। वरना मैं मामा को जिस दिन मेरा मूड होता है ना, तब मैं कहती हूँ कि मामा रोल्स और चिप्स दे दो। अच्छा, इतने पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कोई ऐसी चीज जो घर में बन गई हो और आप नाक मुंह बना के नहीं मामा नहीं खानी, और फिर भी मामा जबरदस्ती खिला रही हो, नहीं खाओ इसको? दाल नहीं पसंद? नहीं पसंद। अच्छा, दाल चावल में से तीनों में से किसी को पसंद है? मुझे। अरे यार, ये देखो, ये हमारे दाल चावल वाले बच्चे हैं, वो हमारी बर्गर और चिप्स वाली है ना। नहीं, वो भी नहीं। जब ऐसा कुछ होता है सिनेरियो, क्या यानी मामा कहती हैं कि मैंने बनाया है, खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर मैं अपने लिए नूडल्स बना लेती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। चलो, ये तो हमें आयान ने बता दी कि उन्होंने बड़े होकर कमिश्नर बनना है। जरा इन दोनों से भी पूछते हैं उन्होंने क्या क्या बनना है। आयत, आपसे शुरू करता है, क्या प्लान है? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? तो कोई ऐसी स्पेसिफिक फील्ड जो आपने सोची कि इसमें स्पेशलाइजेशन, जैसे हमारे हार्ट सर्जन होते हैं, हमारे डिफरेंट आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, कुछ सोचा है कुछ ऐसा वाला, या अभी वो वाला नहीं सोचा? वो अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा तो साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मैं भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनना। चलें, इंशाल्लाह आई विश के आप बड़े होकर डॉक्टर बनो और जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं उनका आप इलाज करें, उनके जहनों का भी इलाज करें, ठीक है ना, और उनकी बीमारियों का भी इलाज करें। अरमा, आपका क्या प्लान है? वैसे तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरे ख्याल से मेरी मामा मुझे कहती हैं कि सर्जन बनो। ओह माशाल्लाह, सर्जन बनो, क्योंकि जिस तरह हम लोग डॉक्टरी का कहते हैं, डॉक्टरी भी म्यूजिक से कनेक्टेड होती है। अच्छा, वैसे मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, मैं आपसे पूछूंगी मैं, लेकिन मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, कोई ना कोई गिटार बजाता है, कोई ना कोई तबला भी बजाता है, तो मैं हैरान हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये सब करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि हम लोग की बॉडी है ना, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक बेस्ट है। अच्छा, आप अगर मोबाइल भी देखते हो, आप मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं कौन सा गाना सुन लूँ रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को हील कर देती है। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो, आप म्यूज़िक सुनोगे, आप रिलैक्स होगे। म्यूज़िक तो एंशिएंट टाइम्स में होता ही क्योर के लिए था। अच्छा। यानी जिनको ब्रेन भाई आज हमारी म्यूजिक क्लासेस हैं, ठीक है बच्चों, स्ट्रेस से टीचर बैठ गई हैं रिलैक्स होने के लिए आप म्यूज़िक सुनो, आप रिलैक्स हो। और म्यूज़िक इसलिए इन्हें बनाना शुरू किया था क्योंकि लोग उस टाइम पे एंशिएंट टाइम से होती वॉर्स थी, वॉर्स होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उन्हें रिलैक्स करने के लिए लोग ज़्यादातर उस वक्त हमारा ब्रेन के प्रॉब्लम्स होते थे उनके, क्योंकि उनके पास रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं था। तो पम्पकिन से, जो पम्पकिन वो वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी है, मिक्स है, तो वो भी, उससे भी इनने इंस्ट्रूमेंट बनाए, इनने लेदर से इंस्ट्रूमेंट बनाए, इनने वुड से इंस्ट्रूमेंट बनाए, हर चीज़ जो उस वक्त मेन चल रही थी उनने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे उससे। ओके। अभी भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो पम्पकिन से बनता है, उसका अभी तक नहीं बना। रिसर्च करेंगे नेक्स्ट टाइम कि भाई ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है जो पम्पकिन से बनता है। आप दोनों को म्यूजिक पसंद है? जी। किस किस्म का म्यूजिक सुनते हो यार? बीट्स ज्यादा सुनते हो। और आप आए? बस इंग्लिश वाले। एक चीज जो कि मैं इन तीनों बच्चों से बारी बारी पूछूंगी, फिर हम लोग आपसे वो सुनेंगे हारमोनियम पे, ये वतन तुम्हारा है, ठीक है ना? तो ये आप सबका वतन है, ये हमारा भी वतन है। सारे बड़े लोग ना पंजाबी गाने सारे बड़े लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, तो वो इंग्लिश गाने सुनती है। वेरी गुड। अच्छा आए, तो मुझे ये बताओ, जब आप भी बच्ची हो ना, सुबह स्कूल गई तो पहर में शायद ट्यूशन चली जाती हो, एकेडमी चली जाते हो? स्कूल के बाद? हाँ, स्कूल के बाद मैं ताइक्वांडो करने जाती हूँ। अरे वाह, ट्यूशन जाती हो?
या घर में पढ़ती हो? ट्यूशन भी जाती हूँ इस्लामियात की। इस्लामियात की ट्यूशन, मतलब वो फिर आप नाजरा पढ़ने के लिए जाते हो ना कुरान पाक, मतलब ये नहीं कि जो होमवर्क वगैरह तो वो खुद मैनेज करते हो, उसके लिए कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की वो हुई? मैं खुद ही कर लेती वो मैं कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, किताबें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा वाली फील आती है, या आपके मुताबिक आपको लगता है सिलेबस बिल्कुल ठीक है? हूँ। जब मैम ज़्यादा वर्क दे देती है तब थकान फील होती है। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपका मैसेज जो होगा वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी सुनेंगे, हमारी स्टेट भी सुनेगी। क्या आपकी एज में जितनी बुक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपको लगता है कि ये ठीक है, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए? ये मेरे तरफ से ठीक है। आपके लिए ठीक है, ठीक है। आयान, अब आप मुझे बताओ आपकी रूटीन क्या होती है? क्या आप भी एकेडमी ट्यूशन वगैरह वाला सीन है, या फिर कैसे मैनेज करते हो? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, ठीक है। और उसके लिए, और उसके बाद से पारा वगैरह नाजरा पढ़ना हो, कुरान पाक पढ़ना हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी भी इस उम्र में रहते हुए, इस ग्रेड 5th में रहते हुए बुक्स ज़्यादा हैं या ठीक है, या बाकी बच्चे भी पढ़ते? क्योंकि आप तो हेड भी कर रहे हो ना, आपको पता चल गया होगा बच्चों के जहनों का थोड़ा सा। जी। ज़्यादा है ये ठीक है? नहीं, ज़्यादा तो होंगे क्योंकि मैं हायर क्लास में हूँ, लेकिन ठीक मेरे है। लिए ठीक है अभी। आपके लिए ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तक क्या कोर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे या मार्जिन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ठीक है, ये थोड़ा सा बस। थोड़ा सा मिलना चाहिए, थोड़ा सा मिलना। अरमा, आपको क्या लगता है, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के लिए सिलेबस कवर करने के लिए, या थोड़ा सा कोर्स कम होना चाहिए? कम तो मैं नहीं कहूँगी कि कम होए, क्योंकि आपकी जिस तरह आप पढ़ रहे हो, आपकी एज भी बढ़ रही है, आपका स्टेमिना भी बढ़ रहा है, तो आपको अगर आप रोज़ का काम रोज़ करो, यानी आपको एक लेसन मिले, आपने वही आपका कल टेस्ट है, अगर आप वही टेस्ट आज याद करो घर में और आप कल टेस्ट दो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपका हर चीज़ टाइम पर ऑर्गेनाइज होती जाएगी, और जब आपके पेपर्स होंगे तो आप कहोगे मुझे तो सब आता है। हमारी टीम कैफे मार्गला जो बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेकर आ गई स्टूडियो में, और ये बच्चे वो वाले बच्चे जो कहते हैं कि किताबें जितनी हैं उतनी ही काफ़ी हैं, कोई इनको बोझ फील नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं महसूस करे। लेकिन इनके पेरेंट्स की अच्छी बात यह है, जो कि मैं क्रेडिट दूंगी इनके पेरेंट्स को, कि आप ताइक्वांडो के लिए जाते हो, ठीक है। आप किसके लिए जाते हो? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? नो। अच्छा, नथिंग। और अरमा सिंगिंग और उसके लिए जो जाती हैं आप रुबाब में, तो अपने बच्चों को ना इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की ना उस पर स्ट्रेंथ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इससे पहले कि हम सेगमेंट को क्लोज करने की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, डेफिनेटली बच्चों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि बच्चों के लिए सेगमेंट था, बच्चों के बड़ों ने भी इंजॉय किया होगा। अरमा, अब आप हमें कौन सी धुन सुनाएंगी? मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने हैं, तो हमारे मुल्क का भी कुछ होना चाहिए, हम लोग मुल्क को ऑब्वियसली क्रेडिट देंगे। इतने से बच्चे इतना बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये वतन तुम्हारा है। आप लोगों ने सुना हुआ है ना ये नगमा, ये वतन तुम्हारा है। चलो अब आप लोगों ने भी एंजॉय करना है। तो हम लोग वहां से आपके साथ साथ होते हैं, ठीक है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये वतन तुम्हारा। थैंक यू सो मच अरमा, बहुत शुक्रिया आयान। और आयत, आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप तीनों के लिए, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ यही बच्चे नहीं, बहुत सारे ऐसे और बच्चे हैं जो कि मुल्क कौम का नाम कहीं ना कहीं बैठकर रोशन कर रहे हैं। कुछ हमारे ओवरसीज़ हैं तो कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं।
तो अगर कभी दिल करे भी कि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कुछ और करने का दिल कर रहा है, तो जाके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए कि स्टडी तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ ये वाला इंटरेस्ट भी है, जैसे कि अरमा उसको कंटिन्यू कर रही है, हमारी देखे ना छोटी सी ताइक्वांडो जाके करके आ रही हैं। वो कि हमारे आयान जो हैं वो थोड़ा सा इतने साइकिलिंग, अच्छा साइकिलिंग करते हैं, तो ठीक है, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बड़ा हेल्दी रखती हैं। और जब जब आप लोग अच्छा मुस्कुराता चेहरा लेकर ज़िंदगी में कामयाब होंगे ना, तो यकीन रखिए 2 लोग बहुत खुश होंगे, एक आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर। तो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, और उस्ताद के लिए मैं यही कहूँगी कि ना, आपके लिए वो आपके दूसरे माँ बाप होते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आयत को इजाज़त दीजिए, आयान को इजाज़त दीजिए, अरमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।